आज के वन शॉट में हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम इस वन शॉट में डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे। चीज़ें जो मेनली कोर में जो अ, होती है वो आपको आसानी से एक जगह मिल जाए, यही उद्देश्य है इस वन शॉट का। तो दूसरा है कि हम चार्जेस से स्टार्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस लॉ, उसके बाद डाइपोल, कंडक्टर और कैपेसिटर तक धीरे धीरे कंटिन्यूसली जाएंगे। तो ऐसा है कि मेन स्लाइड में आपको फॉर्मूला डायग्राम थोड़े बहुत है, और मैं आपको मेनली इंट्यूशन और लिंकेज कैसे इसको बिल्ड करते हैं वो करेंगे। ये देखो रोड मैप देख लेते हैं एक बार। पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज में बेसिक प्रॉपर्टीज जो आते हैं, टाइप्स, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, फिर कोलम्स लॉ और उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पॉइंट चार्जेस और डायपोल का आइडिया देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। फिर एक यूजफुल टेबल जैसा बनाया है फील्ड और पोटेंशियल के स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए, होपफुली आपको वो एक जगह मिल जाए। फिर फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। अब गॉस का यूज करके लाइन चार्ज, प्लेन शीट, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर, ये जो एप्लीकेशन। फिर डिटेल्ड डाइपोल थियरी में जैसे मैंने कहा, हम डेरिवेशन तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन पोटेंशियल टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म पे। फिर कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट, डाइलेक्ट्रिक, सीरीज पैरेलल थोड़ा, और एनर्जी स्टोर कितना हो। और आपको एंड में थोड़ा जो जेई और सीबीएसई में जो क्वेश्चन के टाइप है वो, और लास्ट में आपको समरी, मेन जो फॉर्मूला है उसकी। आप ट्राई करिए इसको एक ही फ्लो में देखना, फिर आप डिटेल के लिए अलग अलग वीडियोस रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से, जो है इलेक्ट्रिक चार्ज। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब इनकी प्रॉपर्टीज होती है एडिटिविटी, मतलब सिस्टम का नेट चार्ज सिंपल अल्जीब्रिक सम होता है। लिखो Q इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू आई। दूसरा है क्वांटाइजेशन। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज हमेशा मल्टीपल ऑफ ई होता है ना, मतलब Q इक्वल टू एन ई, जहां आपका E जो है वो 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ओके, और N होता है 1 2 3 ऐसे। अब कंजर्वेशन में क्या है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। प्रोसेस में आप रिडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है चार्ज, लेकिन चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, इनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, उनके बीच जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डिस्क्राइब होती है। इतना है। अब जो आपका एनसीईआरटी में कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स है, देख तो ये जो मटेरियल की टाइप में, पहले आप कंडक्टर्स में मेटल्स ले लो। इनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर ऑर्बिट में, जो फ्री हो सकते हैं। इसलिए चार्ज इजीली पूरे वॉल्यूम में मूव कर सकता है ना। ये रूम टेम्परेचर पे ही फ्री हो जाते हैं, लूजली बाउंड बोलते हैं इसको। इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक बोलो, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, फ्री चार्जेस बहुत कम है इसमें। चार्ज जहां रखा वही लोकलाइज्ड रह जाता है। ग्राउंडिंग का आइडिया है, अगर हम कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करें तो एक्सेस चार्ज अर्थ में चला जाता है या अर्थ से आ सकता है ना। कंडक्टर का पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है ना। हम इसी को रेफरेंस लेते हैं। हाँ, ये आइडियाज आगे कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम और कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक प्लस अर्थिंग में बहुत काम आएंगे। हालांकि हम यहाँ पे तो वन शॉट में नहीं कवर करेंगे, बट ये है रेफरेंस। अब आते हैं कूलम्स लॉ पे। दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, डिस्टेंस उनके बीच R, वैक्यूम में है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और K
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ऐसा है, ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर लगा दिया। लाइक चार्जेस रिपेल, है ना, दूर की तरफ एरो लगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ एरो लगा। कब वैलिड है? जब चार्जेस इफेक्टिवली पॉइंट जैसा बिहेव करे, है ना, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े चार्जेस हैं ना, साइज जो है वो डिस्टेंस से बहुत छोटी है, ये आप लॉ लगा सकते हो। मीडियम यूनिफॉर्म हो, मतलब जैसे यहाँ हमने बोला वैक्यूम या एयर, इसको हम ग्रेविटेशनल लॉ का इलेक्ट्रिक वर्जन भी बोल सकते हैं, बस साइन और कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में देखो, यहाँ सेम लॉ को वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं। Q1 R1 पे है, Q2 का पोजीशन R2 पे। ये एक वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू Q2, और R जो है वो आपका R2 माइनस R1 रहेगा, समझे? अ, और ये वेक्टर R हो जाएगा। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या लिखेंगे हम? देखो यार, इसको F21 कहते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 R स्क्वायर बाय R कैप। ये जो R कैप है वो डायरेक्शन दिखा रहा है ना, और R कैप आपको पता है, वेक्टर R बाय R, उसका मैंने। और थर्ड लॉ से न्यूटन के आप लिखोगे F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, इतना है वेक्टर में। ये जो आप पोजीशन वेक्टर जो R1 R2 और उनके बीच का सेपरेशन दिख रहा है, इसको आप जरा ध्यान से देखो। यही वेक्टर थिंकिंग आपको फील्ड के साथ भी रिपीट होगी। है इसमें बेसिकली पोजीशन वेक्टर का जो आपका आइडिया है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब आती है बहुत अ, ना, कह सकते हैं कि पावरफुल चीज है, सुपरपोजिशन जिसको बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपने आप में एक प्रिंसिपल। अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस है Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे, तो किसी टेस्ट चार्ज पे टोटल फोर्स क्या लगेगा? तो हम लिखेंगे F इक्वल टू सारा वेक्टर एडिशन, F1 वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो F1 वगैरह है वो सिर्फ Q ऑफ वन, मतलब आप जनरल बोले तो F ऑफ आई इज Q आई से आने वाला फोर्स है। वही आइडिया फील्ड के लिए भी होता है। ई को लिखो वेक्टर एडिशन E1 E2 वगैरह। अब कोई एक्स्ट्रा इंटरेक्शन टर्म नहीं है देखो इसमें, यही सिंपली इसको इतना पावरफुल बनाता है सुपरपोजिशन को ना। क्वांटम मैकेनिक्स में तो एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाते हैं। डायग्राम में आप जो देख रहे हो, तीन अलग अलग चार्जेस के वेक्टर फील्ड है E1 E2 E3, और उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर ई है एट अ गिवन पॉइंट पी। मैकेनिक्स की तरह यहाँ भी प्योर वेक्टर एडिशन का गेम ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मली डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। यहाँ एफ वो फोर्स है जो एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे लगता है, समझे? तो ई एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डायरेक्शन भी। डायरेक्शन ऑफ ई, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को धक्का मिलेगा, समझे, उसका यूनिट है, आप देखो न्यूटन पर कूलम, या इक्विवेलेंटली आप वोल्ट पर मीटर जब पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे आगे, है ना, कंफ्यूज होते हैं तो ये दोनों यहीं पे लिखती है, याद रखो इसको। फील्ड को हम बेसिकली फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज सोच सकते हैं, समझे, यही है डेफिनेशन। अब पॉइंट चार्ज Q के लिए अगर टेस्ट पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पे है, तो E वेक्टर जो है वो आप लिखोगे KQ/R², R हैट की डायरेक्शन में। अगर Q ग्रेटर देन तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, Q लेस देन तो अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ड। अब ये जो रेडियल एरो दिख रहा है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप जो देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड 1/r के साथ ही ये वेरी करेगा। अगर
है ना, ये देखो 1/r² जो आता है, ठीक है, ओके। अब सेम आइडिया को मल्टीपल चार्जेस के लिए जनरलाइज करते हैं ना। हर चार्ज मतलब क्यू आई अपना एक फील्ड ई आई बनाता है, तो किसी पॉइंट पी पे नेट फील्ड क्या होगा, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ ई आई, और आई गोज फ्रॉम 1 to जितने भी चार्जेस हैं। तो ऑन अ लाइन हम इसको साइन कन्वेंशन से इजीली हैंडल कर सकते हैं, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, ऐसा है ना। 1D में तो फिर वेक्टर का प्लस माइनस ही रह जाता है, आपको अगर काइनेमेटिक्स से पता है तो। तो सिमेट्री वाले क्वेश्चन में जैसे स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्सेट्रा में काफी कम कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। ये एक हम क्योंकि वन शॉट में हम सब एग्जाम्पल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जहां जहां जरूरत है आप ये ट्रिक है ये सारी। अब इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। इनके बीच डिस्टेंस 2a ले लो। 2a इसलिए लिया है कि मैथ्स आसान हो जाता है, डेरिवेशन। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, p से डिनोट करते हैं q.2a। और ये जो इसका भी एक डायरेक्शन है, अ, यहाँ एल हैट लिख दिया है, तो ये यूनिट वेक्टर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमेशा याद रखो, p का डायरेक्शन है। और इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ आप q.2a, ऐसा नहीं कि माइनस क्यू ले या प्लस क्यू ले, नहीं, q.2a मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन में। देखो डाइपोल का आइडिया है, मॉलिक्यूल में ये नेचुरली मिलते हैं। डाइलेक्ट्रिक का माइक्रोस्कोपिक मॉडल जो है इसी पे बेस्ड है, और काफी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एट लार्ज डिस्टेंसेस डाइपोल से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, इसीलिए हम ये पढ़ते हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है। अब ये डायग्राम में अब चार्जेस सेंटर ओ से सेपरेशन 2a और डाइपोल जो है क्लियरली आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। शॉर्ट डाइपोल इसलिए है कि ये बहुत छोटा होता है, और जो मॉलिक्यूल है उसको तो शॉर्ट डाइपोल ही कहेंगे। ओके, तो P इक्वल टू 2aq फाइनाइट है। जब आप फार अवे फ्रॉम डाइपोल जाते हो तो जो डिस्टेंस होता है वो आप कह सकते हो कि R इज यूजुअली फार ग्रेटर देन A। तो एक्सियल लाइन पे मतलब डाइपोल पे किसी एक्सिस के अलाउ, है ना, कहीं पे लेफ्ट या राइट जो डाइपोल देकर ई एक्सियल बोलेंगे 1/4πε0r 2p/r³। याद रखो ये डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर p, पॉजिटिव साइड पर आउटवर्ड, समझिए। इक्वेटोरियल लाइन में डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये आएगा आपका फॉर्मूला 1/4πε0 p/r³। ठीक है, याद रखिए। डायरेक्शन है अपोजिट टू वेक्टर p, समझे। वहां पे सेम था, इक्वेटोरियल में अपोजिट कर दो, ई का डायरेक्शन। ध्यान क्या देना है आपको, दोनों में 1/r³ डिपेंडेंस आता है, गड़बड़ नहीं, r³ तो है ही दोनों। इसलिए डाइपोल फील्ड पॉइंट चार्ज के फील्ड से जल्दी डिके कर जाता है। हाँ, डेरिवेशन देखते हैं हम, पोटेंशियल को पहले डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकली, पार्ट 2 में इसको अगर कर सकते हैं। अब देखो फील्ड के बाद आता है पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन आपको पता ही है, V इक्वल टू W/Q0 लिख दो। यहाँ W वो वर्क है जो एक एक्सटर्नल एजेंट करता है, और अगर आपको ये जो पोटेंशियल है इसका सही मायने में अगर समझना है, तो हमने ईएमएफ पे एक वीडियो बनाया है, अगर समझना है तो आप देख सकते हो, ताकि आपको फील आए। ये दिस इज नॉट सिंपल डेफिनेशन एज V इक्वल टू W/Q, और जब मैं कह रहा हूँ कि ये वर्क डन है तो कौन सा वर्क डन है, तो ये ईएमएफ वाले वीडियो से आपको क्लियर हो। पेस चार्ज है Q0, वो इन्फिनिटी से
आप स्लोली लाते हैं जहां पर ये पॉइंट है। अब क्या स्लोली का मतलब है बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए, ताकि इक्विलिब्रियम में आए। v जो है हमारा स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका यूनिट आप वोल्ट लिखो और वन कैपिटल V लिखते हैं इज इक्वल टू जूल पर कूलम। समझे, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। फिजिकली हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो जो डेल्टा V है वो VB माइनस VA इज इक्वल टू W फ्रॉम A टू B बाय Q नॉट। समझे, वर्क डन है वो A टू B है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस V है। एब्सोल्यूट जीरो ऑफ पोटेंशियल हम कन्वीनियंट जगह सेट करते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज इंफिनिटी से हम ले लेते हैं तो इंफिनिटी पे जीरो बोल देते हैं, इसीलिए V सिर्फ लिखते हैं पोटेंशियल, बट एक्चुअली इट इज V माइनस जीरो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज Q के लिए इंफिनिटी से R तक टेस्ट चार्ज लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होता है उससे हमें पोटेंशियल मिलता है। तो हमारा रिजल्ट है V एज अ फंक्शन ऑफ R 1/4 पाई एप्सिलॉन R Q बाय R, है ना, क्योंकि हमने कहा कि V एट इंफिनिटी तो जीरो है। तो मल्टीपल चार्जेस के लिए अगेन सुपरपोजिशन कर लो, और यहाँ पे आप V इज इक्वल टू सिंपली सम ओवर I, और इसका क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो एडवांटेज ये है कि सिंपल एडिशन, वेक्टर की तरह नहीं, अलजेब्रिक सम सिंपल कर दो। ओके, अच्छा, फील्ड और पोटेंशियल का लिंक देखो आप 1D के केस में, मतलब एक्स एक्सिस ले लो, तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप लिखो माइनस डीवी बाई डी एक्स, सिंपल। जनरल अगर वेक्टर फॉर्म देखना है सिर्फ स्टेटमेंट लेवल पे, तो ई इज इक्वल टू इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ वी, है ना, मतलब ये ग्रेडियंट में छुपा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ वी, डी बाई डी वाई ऑफ वी एंड डी बाई डी जेड ऑफ वी, प्लस में सारे। ठीक, आपको माइनस डीवी बाई डी एक्स से आपका काम हो जाएगा। मतलब है कि फील्ड हमेशा मैक्सिमम डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ये जो है ना मैथमेटिकल माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, इसका ये मतलब है जहां पे मैक्सिमम डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल है उसी की डायरेक्शन में ये फील्ड पॉइंट करता है। और मैग्नीट्यूड होता है पोटेंशियल का जो रेट डिस्टेंस के साथ गिर रहा है। समझे आप, ऐसा। अगर किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आपका ई जीरो हो जाएगा। जैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के टाइम में क्या होता है ना। अगर इसको आपको समझना है तो हम जैसे कहा कि हम डिटेल वीडियोस में ये सारी चीजें डिटेल में समझाएंगे, अभी तो आप ये याद रखो। अब दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 R सेपरेशन पर है, तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट E Q1 Q2 बाय R। ये यहीं से आया है कि U आप इंफिनिटी पे जीरो लोगे। ज्यादा चार्जेस के सिस्टम में आप U सम कर लो ओवर ओवर I, और ये जो I है ना हमेशा ये एक J से कम होगा। समझिए आप, और ये सम आप करोगे क्यू आई क्यू जे बाय आर आई जे, है ना। इसको ये फॉर्मूला सही है, आपको इसको प्रैक्टिस करो, तो इसी से लगाना है, ये इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल V है और वहां चार्ज Q रखा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी QV होगा। ये रिलेशन आपका कैपेसिटर्स और डाइपोल एनर्जी वाले क्वेश्चन में भी बार बार आने वाला। ठीक है, ये हमने ये मेन चीज आपको बताया। एक देखो क्विक रेफरेंस टेबल है, पॉइंट चार्ज ई आपका 1/r² और वी आपका 1/r। डायपोल में फार फील्ड एक्शियल पे 2p/r³, इक्वेटोरियल पे p/r³। पोटेंशियल है प्रोपोर्शनल टू p cos थीटा r²। इनफाइनाइट लाइन अगर है तो आपका ई लिखोगे
लैम्ब्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। लैम्ब्डा जो है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस है लॉग ऑफ आर, इसमें लॉग का डिपेंडेंस है। आप ना इसलिए फॉर्मूला रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो ये स्लाइड, डेरिवेशन थोड़ा गॉस लॉ के इंटीग्रेशन से आप हम देखेंगे, अ, पर ये आपके रेफरेंस के लिए है। चलो, अभी यहाँ तीन इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस, इनफाइनाइट प्लेन शीट, फील्ड कांस्टेंट E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। स्फेरिकल शेल में इनसाइड E इक्वल टू 0, V कांस्टेंट के क्यू बाय आर लिखना है। आउटसाइड के लिए इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, फील्ड होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो इनसाइड E इज प्रोपोर्शनल टू आर, V हो जाएगा क्वाड्रेटिक इन आर, आउटसाइड में अगेन पॉइंट चार्ज बिहेवियर। ये अब एग्जाम में दोनों बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल ग्राफ क्वेश्चंस आते हैं, ई वर्सेस आर, वी वर्सेस आर, और न्यूमेरिकल दोनों के लिए यही टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे आप यही देखो कि आपको ग्राफ आते हैं और ये टेबल से आप सब निकाल लोगे। अब डाइपोल की पोटेंशियल प्रॉपर्टी देखते हैं। डाइपोल मोमेंट ओरिजिन पर पी और पॉइंट पी डिस्टेंस आर पे है, एंगल थीटा है, विथ ये जो पी मोमेंट के साथ जो मोमेंट है। फार फील्ड में मतलब आपका आर ऑब्वियसली ए से बहुत ज्यादा है, तो ये जो आपका वी है पोटेंशियल, वो आर और थीटा के साथ आप लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी डॉट आर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। स्पेशल केस में देखो, अगर एक्सियल है तो थीटा 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, तो वी आपका के पी बाय आर स्क्वायर है। इक्वेटोरियल पे थीटा ऑब्वियसली 90 डिग्री, तो कॉस थीटा 0, तो वी भी 0। ये याद रखना है। इक्वेटोरियल तो आसान है, बहुत बच्चों को याद भी रहता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि डाइपोल का जो पोटेंशियल है 1/r से ड्रॉप होता है। या अब इसको अब देखो, पॉइंट चार्ज के लिए कैसे होता था, वो 1/r से ड्रॉप होता है, समझे। तो ये है डिफरेंस डाइपोल और ऐसे, आप याद रखें। अब डाइपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, अब प्लस क्यू पे फोर्स क्या लगेगा, है हमने देखा प्लस क्यू ही, माइनस पे फोर्स क्या लगेगा, माइनस क्यू ही। तो नेट फोर्स 0, लेकिन फोर्सेस अलग अलग पॉइंट्स पर लगते हैं तो कपल बनाएगा। तो टॉर्क आप लिखोगे P टाइम्स E, डेफिनेशन, और वेक्टर अगर आप P क्रॉस E लिखते हो तो P साइन थीटा लिखोगे। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड E, है ना। सब पता होता है, कई बार बोले थीटा पता नहीं, ये दो वेक्टर के बीच एंगल है। अब डायग्राम में आप फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल है, डाइपोल थोड़ा टिल्टेड लिखा है। यहाँ से क्लियर है कि टॉर्क डाइपोल को फील्ड के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करता है। डाइपोल को अगर हम एंगल थीटा नॉट से थीटा तक स्लोली अगर रोटेट करें, तो आप W लिख सकोगे कि माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा टाउ डी थीटा। तो यहीं से आपका आ जाएगा माइनस ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा। और अगर रेफरेंस एनर्जी जैसे U इक्वल टू 0 ले, जब डाइपोल परपेंडिकुलर हो फील्ड से, तो थीटा नॉट जो है वो 90 डिग्री। तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा U ऑफ थीटा इज इक्वल टू P डॉट E, है ना। तो इसको हम माइनस पी कॉस थीटा लिखेंगे। इसका मिनिमम एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 0 पैरेलल टू फील्ड, समझे। मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल थीटा इक्वल टू पाई एंटी पैरेलल। ये ना जेई में फेवरेट है, स्पेशली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में। इस पे बहुत घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, चार पांच डायग्राम उल्टे सुल्टे दिखाएंगे,
हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। अब फील्ड लाइंस पे थोड़ा आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इंट्यूशन ले लो आप कि ये इमेजिनरी कर्व्स है जिन पे टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन देता है ई की, फील्ड की। ये स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव पे, एंड होते हैं नेगेटिव चार्ज पे। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि इंटरसेक्ट किया तो कोई मतलब ही नहीं है, दो अलग अलग डायरेक्शन मिल जाएंगे। जहां डेंसिटी ज्यादा वहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब लाइंस की डेंसिटी। आइसोलेटेड पॉजिटिव के लिए ये लाइंस रेडियल आउटवर्ड होती है, नेगेटिव के लिए रेडियल इनवर्ड होती है। पैरेलल प्लेट के बीच ये नियरली स्ट्रेट होती है। इक्वली स्पेस यूनिफॉर्म फील्ड लो। एनसीईआरटी डायग्राम से आप इनका पिक्चर ऑलरेडी, मतलब यही जो बताया जानते होंगे। बाकी जो है फील्ड लाइन ड्रॉ करना एक आर्ट। इस स्लाइड पे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। आ, देखो बीच में एक टिल्टेड सरफेस जिसका वेक्टर ए उसका नॉर्मल डायरेक्शन में है, देखो अब। हाँ, फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम? तो ये जो है ना, ये ई डॉट ए लिखते हैं। ये फ्लक्स का डेफिनेशन है, कोई क्या है। तो जब भी डॉट आएगा तो ई ए कॉस थीटा लिख दो। इतना याद रखो कि अगर थीटा एंगल बिटवीन जो ई लाइंस है और जो इतना वेक्टर है ए एरिया में, अगर सरफेस फील्ड के पैरेलल रखो, थीटा 90 डिग्री करो, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा फ्लक्स। कोई लाइन क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। अगर परपेंडिकुलर रख दो, मतलब थीटा जीरो कर दो, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लाइन जाएंगी। इसको ऐसे सोचो कि कितनी फील्ड लाइंस इफेक्टिवली कट कर रही है सरफेस को। समझे? तो ये आपको फ्लक्स क्या है ये समझा देगा। अब सेम आइडिया बोलो फॉर्मूला के लिए, मतलब फॉर्मूला से समझे। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड या कर्व सरफेस के लिए आप लिखोगे जो फ्लक्स है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए। अब क्लोज सरफेस पे नेट फ्लक्स मेनली डिपेंड करता है अंदर कितना नेट चार्ज है। यही गॉस लॉ का हार्ट है। समझे आप? ये थोड़ा फॉर्मूला है, प्रैक्टिस से समझता है। इसीलिए देखो गॉस लॉ समझ लेते हैं। ये क्लोज सरफेस पे ई डॉट ए की जो हमने बात की उसको गॉस लॉ बोलता है कि जो सरफेस के अंदर छुपा हुआ है एनक्लोज क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो। किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स निकलता है वो सिर्फ एंक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है। बाहर के चार्जेस का नेट कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है, क्योंकि जितना इन है ना। तो यूजफुल जब सिमेट्री हो, ये जो है ये आप एनसीईआरटी में स्पेरिकल सिलिंड्रिकल प्लेनर केस पूछते हैं, देख लेंगे इसको, है ना। अब तब हम ये गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं जहां आपका वेक्टर ई या तो कांस्टेंट हो या जीरो हो। तो इंटीग्रेशन बेसिकली सिंपल हो जाता है, कोई ऐसा रूल नहीं है ना। अब जिसको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं है वो रूल सोचते हैं कि भाई क्या है। बट इतना याद रखो कि या तो इसको ई जब इंटीग्रेट करूं तो कांस्टेंट है तो ही इंटीग्रेट कर सकूंगा, है ना, क्योंकि बाहर आ जाएगा। और जीरो है तो इंटीग्रेट, इसलिए ये ऐसा रूल बनता है। ओके, आगे बढ़। इस स्लाइड में आपको ये तीन पिक्चर बताया है जो आपके एनसीईआरटी में, मतलब ये बोर्ड पे पूछे जाने वाले। एक है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो उसकी आपकी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली। फील्ड रेडियल सेम मैग्नेट, तो फ्लक्स ओनली कर्व सरफेस से आता है। और इनफाइनाइट शीट में आप पील बॉक्स बोलते हैं इसको। फील्ड नॉर्मल, दोनों साइड से सेम। फ्लक्स ओनली टॉप एंड बॉटम फोर्स फेसिस बोल दो या लेफ्ट एंड राइट फेसिस से निकलेगा। स्पेरिकल शेल प्लस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ले लो, इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी ले सकते हो आप ये। आउटसाइड बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, इनसाइड जीरो एनक्लोज चार्ज, जीरो फील्ड हो जाएगी, है ना। ओके।
अब ये विजुअलाइजेशन के लिए है। अब हम डेरिवेशन देखते हैं इसका थोड़ा। देखो यहाँ हम फॉर्मली ये जो लाइन चार्ज के लिए ई निकाल रहे हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, गॉसियन सिलेंडर है, रेडियस आर है, लेंथ एल है। कर्व सरफेस पे ई रेडियल होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, है ना, कांस्टेंट है तभी तो ये जो ई डीए है उसका अब फ्लक्स देखो तो ई इक्वल टू 2 पाई आर एल हो जाएगा। डीए है ना, ई तो ई रहेगा, कांस्टेंट है। और एनक्लोज्ड चार्ज क्या हो जाएगा इसका, लैम्बडा एल, क्योंकि लैम्बडा लीनियर डेंसिटी है तो लीनियर को एल से मल्टीप्लाई। तो गॉस लॉ आप लिख पाओगे कि ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे आपका जो ई आता है वो है, ये नहीं लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आप कई बार बोलते हो 2 के लैम्बडा बाय आर, ऐसा। हाँ, ठीक है। जेई में ये तो डायरेक्टली रिजल्ट यूज होता है। इनफाइनाइट शीट में सरफेस डेंसिटी सिग्मा ले लो, वहां लीनियर था, यहाँ सिग्मा बोलना पड़ेगा। फील्ड दोनों तरफ परपेंडिकुलर, सेम मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस पील बॉक्स बोलते हैं। एरिया आप ले दो दोनों फेस का ए, कर्व सरफेस पे फ्लक्स जीरो, क्योंकि फील्ड पैरेलल है ना, कहाँ से वहां से बाहर निकलेगी। तो आप फ्लक्स लिखोगे दोनों से ई ए प्लस ई ए, तो 2 ई ए हो जाएगा। एनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि वही तो एरिया एनक्लोज है। तो यहां से आप लिखोगे 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से ई आपका आ जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे की है कि फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, ये कई बार पूछते हैं, याद रखो। थीन स्पेरिकल शेल के लिए जिसका रेडियस आर है, टोटल चार्ज क्यू है। पहला केस आउटसाइड, मतलब आर छोटा बड़ा ले लो, कैपिटल आर से। गॉसियन स्फीयर रेडियस आर की है, तो आपका ई डी ए क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, सरफेस तो। और एनक्लोज चार्ज क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपका ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ना, ऐसे। मतलब शेल बिहेव्स एज इफ ऑल चार्ज इज एट द सेंटर। अब आर लेस देन आर ले, एनक्लोज चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस पे होता है ना शेल के। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, ई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये जो रिजल्ट है कंडक्टर के शेल के लिए भी अप्लाई होता है प्रॉब्लम्स में। आउच। अब सॉलिड स्फीयर लेते हैं, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज, टोटल क्यू है। अगेन आर अगर ग्रेटर आउटसाइड है, ग्रेटर देन आर लेंगे, तो इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ई आपका आएगा के क्यू बाय आर। इनसाइड लोगे आर लेस देन, एनक्लोज चार्ज आपका आएगा क्यू आर, मतलब स्मॉल आर क्यूब बाय आर क्यूब। यही तो आएगा आपका, देखो आप, है ना, यूनिफॉर्म है इसलिए आया ये। अब गॉस लॉ क्या लिखोगे, ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। इससे आपका ई आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यूब। यानी इनसाइड में जो फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर आई है, देखो स्मॉल आर। ग्राफ क्वेश्चन में ये स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, देन यू कैन से 1/r² से डीके होता है। ये याद रखना है, ये ग्राफ जो होता है सीधा और फिर कर्व वाला डीके। ओके। अब एक कंडक्टर है जिसके एक फ्लैट रीजन और एक कर्व शार्प बम्प है। तो फ्लैट रीजन में फील्ड एरोस कम डेंसिटी में, और शार्प बम्प में एरोस ज्यादा डेंस होते हैं। ये अ, है, आपको याद रखना है। अब स्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ई जीरो होता है, एक्सियल चार्ज सरफेस पे होता है। आउटसाइड में आप लिखोगे कि ई इक्वल टू सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है नॉर्मल टू सरफेस। शार्प पॉइंट्स पे इफेक्टिव सरफेस एरिया छोटा हो जाता है, तो सेम चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो सिग्मा बढ़ी तो ई भी बढ़ी, है ना। ये है, यही रीजन है कि लाइटनिंग रॉड, जो रॉड्स होते हैं पॉइंटेड होते हैं, एज इफेक्ट होता है, एटसेट्रा। अब इसको समराइज करते हैं पॉइंट्स में। चार्ज रेस्ट में तो नो करंट, इनसाइड कंडक्टर जो है वो ई जीरो देगा, समझा। पोटेंशियल सेम होता है एवरीवेयर, इसको इक्वी पोटेंशियल कहते हैं। एक्सेस चार्जेस सिर्फ सरफेस पे रहता है, फील्ड जस्ट आउटसाइड आप लिखोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉर्मल टू सरफेस। फील्ड लाइन सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर मिलती है। चार्जेस तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, उसके बाद सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। इसको अगर आपको ढंग से समझना है तो 5-7 मिनट का हमने एक वीडियो बनाया है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। अगर हम किसी कंडक्टर या कंडक्टर सिस्टम पे चार्ज क्यू डाल दे, पोटेंशियल वी बनाते, तो मॉडरेट रेंज में आप बोल सकोगे कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखो सी, तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी। यही पे कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट होता है फैराड, कैपिटल एफ। सी बाई वी, प्रैक्टिकली आप इसको माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड भी होता है। अब फॉर फिक्स्ड ज्योमेट्री एंड मीडियम सी कांस्टेंट होता है। ये गलती नहीं होती है कि क्यू वी पे चेंज करने से सी बदलता है, नहीं। सी भले क्यू बाई वी है, लेकिन वो ज्योमेट्री पे है, ठीक है, ये आपको पता हो। चलो, दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स है, एरिया है, सेपरेशन डी है, और बीच में वैक्यूम है। और प्लेट्स पर क्या होगा, प्लस माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा क्यू बाई लिखो। फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, आप क्या कर, आप एज इफेक्ट निकल करें तो ई आपका आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप लिखोगे कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है V इक्वल टू ई डी, तो यहाँ से क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो कैपेसिटेंस आप यहाँ से क्यू बाई वी में आपका आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। ये रिजल्ट बोर्ड्स के लिए तो है ही, लेकिन जेई में भी मस्ट रिमेम्बर काइंड ऑफ। अब जब हम पूरा गैप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से फिल कर देते हैं, तो डाइलेक्ट फील्ड को 1/k फैक्टर से रिड्यूस कर देता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, क्यू भी 1/k हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा, के और एप्सिलॉन ए बाई डी। तो फुल डाइलेक्ट्रिक डालने से सी के टाइम्स बढ़ जाता है, ये रिजल्ट आपको याद भी है। अब थोड़ा जेई टाइप सिनारियो ले लो। टोटल सेपरेशन डी ले लो, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस टी ले लो जिसका कांस्टेंट के है, बाकी की गैप डी माइनस टी, या तो वो एयर ले वैक्यूम वाले हैं। तो जो इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर्स इन सीरीज बोलेंगे हम इसको। तो डाइलेक्ट्रिक रीजन C1 में के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, रीजन 2 में C2 बोलेंगे एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसे। यहाँ से आपका C जो है वो एप्सिलॉन नॉट ए न्यूमरेटर में टी बाई के प्लस डी माइनस टी ऐसे आता है। क्या इसको रट्टा नहीं मारना, ये ऐसे याद आप कर सकते हो, सिंपल है। ये डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, एक ही प्लेट पर बीच में दो अलग मीडियम्स सीरीज के अलोंग फील्ड डायरेक्शन सीरीज में। यहाँ पे हम मेनली विजुअल रिकैप करते हैं। कंप्लीट गैप के से फील्ड कर दो, है ना। तो कैपेसिटेंस आपका जो है आपको पता है के एप्सिलॉन ए बाई डी। तो वो जो ऊपर वाला पहली स्लाइड में फॉर्मूला देखा, वो यहीं से निकल के ये आ जाए। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है कि अगर सेम क्यू है तो वी रिड्यूस बाय फैक्टर के, अगर सेम वी है
तो स्टोर्ड चार्ज इंक्रीज हो जाता है बाय के। एनर्जी का बिहेवियर डिपेंड करेगा बैटरी कॉन्सेंट्रेटेड है या डिस्कनेक्टेड है ना। ओके, ये न्यूमेरिकल का टॉपिक है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन लेते हैं, सीरीज या पैरेलल होगा तो पैरेलल में वी अक्रॉस ईच चार्जेस ऐड कर दो, समझे, क्यू इज इक्वल टू। अच्छा, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है कि पैरेलल में आप सी लिखोगे C1 प्लस C2, सीरीज में सेम क्यू ऑन ईच, है कि नहीं, क्योंकि करंट तो सेम भागेगा, तो सेम करंट है तो इसीलिए सेम क्यू, तो पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे V1 प्लस C2। तो इक्विवेलेंट जो है वो आपका इसी से 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मिक्स नेटवर्क्स में आपको पार्ट्स को सिस्टमेटिकली सीरीज या पैरेलल में रिड्यूस करना होता है ना, ये प्रैक्टिस से आता है, लेकिन ये जो डेरिवेशन होता है वो इसी 2 पॉइंट से निकल आएगा। अब लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। चार्जिंग प्रोसेस में आप स्मॉल स्टेप ले लो कि डी डब्ल्यू जो होता है वो वी डी क्यू और वी क्यू बाई सी होता है। इंटीग्रेट करो जीरो से क्यू में, तो डब्ल्यू आपका आएगा जीरो से क्यू में क्यू बाई सी डी क्यू, तो यहां से आपका 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी आएगा। यही स्टोर्ड एनर्जी है और यही इसका डेरिवेशन है, बहुत बड़ा नहीं है इसीलिए। तो u आपका अगर ये है तो आप इस हिसाब से 1/1/2 सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो या 1/2 क्यू भी लिख देते हो, आप रिप्लेस कर दो। हाँ, पैरेलल के प्लेट के केस में एनर्जी डेंसिटी आप लिख सकते हो u बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होता ही है वॉल्यूम पर वॉल्यूम, तो इसीलिए ये आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर आ जाए। आप सोचो कि एनर्जी एक्चुअली फील्ड में स्टोर्ड है, प्लेट्स सिर्फ सपोर्ट का काम करते हैं, समझे आप, बीच में फील्ड है उसी में ये स्टोर एनर्जी है, ठीक। अब यहाँ पे की फॉर्मूलाज देख लो, एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्मूला शीट है, कोलम्स लॉ, पॉइंट चार्ज ई और वी में, डाइपोल फील्ड मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल और पोटेंशियल, गॉस लॉ भी है, पैरेलल प्लेट सी, डाइलेक्ट्रिक के साथ सी, कैपेसिटर की एनर्जी फॉर्मूला, है ना। आप इसको एग्जाम के पहले लास्ट मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। अब देखो पैटर्न समझ लो, फील्ड या पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डाइपोल्स में एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल, शेल में मतलब या तो शेल है या सॉलिड स्फीयर है, या तो स्फीयर है तो इनसाइड सेंटर आउटसाइड, ये पूछते हैं, देखो ध्यान से समझ लो इसको, हमने ये किया है यहाँ। तो गॉस लॉ में आपका इनफाइनाइट लाइन प्लेन शीट, कंडक्टर के अंदर और आउटसाइड जस्ट, कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट सी, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट वर्सेस रिमूव केसेस, एनर्जी चेंज विद और विदाउट बैटरी, है ना। हाँ, अब कॉन्सेप्चुअल में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, लिंक बिटवीन ई एंड वी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स टॉर्क ऑन द चार्ज एंड डाइपोल। आप जब प्रैक्टिस करो हर क्वेश्चन को इन कैटेगरीज में मेंटली टैग करके हैबिट डालो, तो आपका पक्का हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा कनेक्टेड फील होने लगा है चार्जेस से लेके कैपेसिटर तक, और आप चाहते हो सिस्टेमेटिकली कॉन्सेप्ट लेक्चर देखो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स सेशन बहुत अच्छे उभर के आ रहे हैं, हम डालेंगे इस चैनल पे, अ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, यहाँ पे हम डेडिकेटेड प्रॉब्लम सेशंस और अ, और भी डिटेल में लेक्चर सारे आएंगे। इससे आपका प्रिपरेशन रैंडम टॉपिक से हटके एक प्रॉपर फ्लो में आ जाएगा। थैंक यू।